हेलो एवरीवन। आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है फॉरेन कोर्ट एंड फॉरेन जजमेंट। इसके अंदर जो हम सेक्शंस को डिस्कस करेंगे, जो कुछ सेक्शंस होंगे वो होंगे सेक्शन 2 क्लॉज 5, सेक्शन 2 क्लॉज 6, सेक्शन नंबर 13, सेक्शन नंबर 14, सेक्शन नंबर 44A एंड सेक्शन नंबर 47। ये कुछ सेक्शंस हैं जिनको हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सेक्शन 2 क्लॉज 5, सबसे पहले सेक्शन 2 क्लॉज 5 जो बात करता है वो बात करता है फॉरेन कोर्ट की, और सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 6 जो बात करता है वो बात करता है फॉरेन जजमेंट की। तो क्या होता है, फॉरेन कोर्ट वो कोर्ट होते हैं जो आउटसाइड इंडिया स्टैब्लिश हुए हैं, जो इंडिया के बाहर स्टैब्लिश हुए हैं उन्हें हम कहते हैं फॉरेन कोर्ट। फॉरेन जजमेंट वो होता है जो इन कोर्ट्स का जजमेंट आता है, जो इन कोर्ट्स का जजमेंट आता है, जो फॉरेन कोर्ट्स है इनका जजमेंट जो आता है उन्हें हम मानते हैं, जो इंडियन कोर्ट्स का जजमेंट नहीं होता, फॉरेन कोर्ट्स का जजमेंट होता है, इन्हें हम मानते हैं फॉरेन जजमेंट। अब हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। मान के चलिए कोई एच और डब्ल्यू है, कोई एच और डब्ल्यू है। मान के चलिए इन्होंने जो शादी करी वो करी इंडिया के अंदर, और कुछ वक्त के बाद ये दोनों सेटल हो गए यूएस में। जब ये दोनों यूएस के अंदर सेटल हो गए तो इनके बीच में आपस में कुछ डिस्प्यूट अराइज होने लगे, जिसके बेसिस पे डब्ल्यू ने एच के अगेंस्ट एक डाइवोर्स का सूट फाइल कर दिया, एक पिटीशन फाइल कर दी डाइवोर्स की, और फॉरेन कोर्ट ने इन्हें फॉरेन जजमेंट दे दिया एक डब्ल्यू के फेवर में, और इनका आपस में डाइवोर्स हो गया। ठीक है। इसके बाद जब एच इंडिया वापस लौटता है तो वो डब्ल्यू के अगेंस्ट एक सूट फाइल करता है आरसीआर का। जैसे कि आरसीआर आपको पता है सेक्शन 9 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट में डलता है कि मेरी अगर कोई भी आइदर ऑफ द पार्टी किसी को छोड़ के चली जाती है तो उसे वापस लाने के लिए आप आरसीआर डालते हैं। तो आरसीआर का एक सूट फाइल कर दिया जिसके ऊपर डब्ल्यू ये बात कहती है कि मैंने तो फॉरेन कोर्ट से फॉरेन जजमेंट ले लिया है इसके अगेंस्ट, मैं तो इसके साथ अब हुई नहीं, वी आर नॉट मैरिड। ठीक है। जिसके बेसिस पे ये कहती है कि रेस जुडिकाटा अप्लाई होना चाहिए जो मेरा फॉरेन जजमेंट है। इस पे कोर्ट ये बात कहता है कि फॉरेन जजमेंट्स के ऊपर कभी भी रेस जुडिकाटा अप्लाई नहीं होता। ये भी बात नोट करने की बात है कि कोई भी फॉरेन जजमेंट के ऊपर इंडिया के अंदर रेस जुडिकाटा अप्लाई नहीं होगा कभी भी। ठीक है। फर्दर इट विल एक्ट एज अ, जो आपका फॉरेन जजमेंट है वो एक कंक्लूसिव प्रूफ की तरह काम करेगा, एक कंक्लूसिव प्रूफ की तरह काम करेगा। कंक्लूसिव प्रूफ का यह मतलब है कि अगर आपने एक बार यह प्रूफ कर दिया कोर्ट को, जो आप फॉरेन जजमेंट लेके आए हैं प्रॉपर अथॉरिटी से, और जो आपका जजमेंट है एक सर्टिफाइड कॉपी है आपके पास उसकी, तो वो एक्ट करेगा एज अ कंक्लूसिव प्रूफ। कोर्ट उसे डिटरमाइन करेगा कि हाँ जी हम कंक्लूसिव प्रूफ मानते हैं कि आपका वहां डाइवोर्स हो चुका है। मगर उसके ऊपर जो एच है उसके पास दो चीजें हैं कि वो इस कंक्लूसिव प्रूफ, जो कोर्ट ने कंक्लूसिव प्रिजम्पशन रेज करी है कि हाँ आपका डाइवोर्स हो चुका है, दो चीजों से एच उस कंक्लूसिव प्रूफ को नॉट कंक्लूसिव प्रूफ बना सकता है। एक तो सेक्शन नंबर 13 का ए से एफ तक अगर वो कोई सा भी पॉइंट प्रूफ कर दे, ए बी सी डी ई एफ में से कोई सा भी पॉइंट प्रूफ कर दे, या फिर वो ये प्रूफ कर दे कि जो फॉरेन जजमेंट की ये जो कॉपी लेके आई है डब्ल्यू, ये जो फॉरेन जजमेंट की कॉपी पेश कर रही है वो कोर्ट के अंदर इंडियन कोर्ट में, वो जेन्युइन नहीं है, वो जेन्युइन नहीं है, दैट इज नॉट एट ऑल जेन्युइन कॉपी। तो इसी चीज को फर्दर हम समझने की कोशिश करते हैं। जब सबसे पहले वो जेन्युइननेस पे क्वेश्चन कर रहा है, एच जो है उसकी जेन्युइननेस पे क्वेश्चन कर रहा है, तो उस जेन्युइननेस की प्रिजम्पशन को जो रेज करना चाह रहा है कोर्ट, सबसे पहले उससे यह बात कहेगा कि डब्ल्यू से कि आप उसकी सर्टिफाइड कॉपी पेश करो, सर्टिफाइड कॉपी ऑफ फॉरेन जजमेंट। और वो सर्टिफाइड कॉपी जब कोर्ट के अंदर पेश करेगी तो उसे यह भी दिखाना पड़ेगा कि वो प्रॉपर अथॉरिटी से उस जजमेंट जो आया है वो प्रॉपर अथॉरिटी का उस सर्टिफाइड कॉपी पे साइन है, प्रॉपर अथॉरिटी का। तो यहां पे एच जो कह रहा था कि वो जेन्युइन कॉपी नहीं है, वहां पे ये बात उसकी कोर्ट में गलत साबित हो गई जब उसने ये साबित कर दिया। ठीक है। अब उसके पास एच के पास एक ही ऑप्शन रह जाता है कि वो 13A से लेके F तक
कोई सा भी एक पॉइंट प्रूव कर दे जिसके बेसिस पे कोर्ट अपनी जो कंक्लूसिव प्रिजम्पशन कोर्ट ने रेज करी है एच के अगेंस्ट के, ये भाई एच के अगेंस्ट ये और डब्ल्यू के फेवर में एक कंक्लूसिव प्रिजम्पशन है कि उनका डाइवोर्स हो चुका है, ठीक है, कोर्ट उस चीज को ना माने कि वो कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है, कोर्ट उसे ना माने कि जो डाइवोर्स हुआ है ये ठीक डाइवोर्स नहीं हुआ है। तो लेट अस अंडरस्टैंड 13A से लेके F तक, व्हाट इज 13A टू F, ठीक है, व्हाट इज 13A टू F। Now, this is section 13. What section 13 is talking about? A, competent jurisdiction. B, judgment not given on merit. C, incorrect view of international law. D, against natural justice. E, fraud. और F आपका आता है breach of an Indian law. अगर H इंडियन कोर्ट में इसमें से कोई एक बात भी अगर प्रूफ कर देगा, अगर H इंडियन कोर्ट में अगर इसमें से कोई एक बात भी अगर प्रूफ कर देगा, ठीक है, तो क्या होगा, उसको, उस जजमेंट को जो कि डब्ल्यू पेश कर रही है उसे कोर्ट कंक्लूसिव प्रूफ नहीं मानेगा, कंक्लूसिव प्रिजम्पशन नहीं रेज करेगा और माना जाएगा उनका डाइवोर्स नहीं हुआ है, ठीक है। सबसे पहले कॉम्पिटेंट ज्यूरिसडिक्शन, ये ए को हम रेड विद करते हैं सेक्शन नंबर 14 के साथ भी, सीपीसी के सेक्शन नंबर। कॉम्पिटेंट ज्यूरिसडिक्शन का मतलब ये है कि जिस कोर्ट ने, फॉरेन कोर्ट ने ये जजमेंट पास किया है कि वो डाइवोर्स को मैटर्स देखने के लिए कॉम्पिटेंट नहीं था, उसकी ज्यूरिसडिक्शन नहीं थी। अब अगर डब्ल्यू ये पेश करती है अपनी फॉरेन जजमेंट की कॉपी, अगर डब्ल्यू ये पेश करती है अपनी फॉरेन जजमेंट की कॉपी और वो ये शो करती है कि वो जो कोर्ट था वो कॉम्पिटेंट था उनके डाइवोर्स के मैटर को देखने के लिए, जब वो सर्टिफाइड कॉपी फॉरेन जजमेंट की पेश करेगी और प्रूफ करेगी तो ऑटोमेटिकली कोर्ट मान लेगा कि वो कॉम्पिटेंट ज्यूरिसडिक्शन था। तो ये प्रिजम्पशन तो अब रेज वो ये चीज तो अब एच प्रूव नहीं कर पाया। अब या तो वो प्रूव कर दे जजमेंट नॉट गिवन ऑन मेरिट्स, जजमेंट नॉट गिवन ऑन मेरिट्स और डी जो है अगेंस्ट नेचुरल जस्टिस, ये आपस में ओवरलैप करते हैं, लगभग एक ही बात कहते हैं। जजमेंट नॉट गिवन ऑन मेरिट्स और ये बात हो रही है कि जजमेंट नॉट गिवन ऑन मेरिट्स, जजमेंट नॉट गिवन ऑन मेरिट्स और ये अगेंस्ट नेचुरल जस्टिस, ये बात कह रहा है जब कोर्ट, फॉरेन कोर्ट उस केस को या उस पिटीशन को, डाइवोर्स पिटीशन को या सूट को देख रहा था, जब वो डील कर रहा था इस चीज से, तो उन्होंने या तो दोनों पार्टीज को सुना नहीं, बोथ द पार्टीज वर नॉट हर्ड। एक टर्म है ऑडी अल्ट्रम पार्टम, उसे हम ये बात कहते हैं ईच एंड एवरी पार्टी मस्ट बी गिवन इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ गिविंग देयर फैक्ट्स और एविडेंसेस। या तो कोर्ट ने एक पार्टी के फैक्ट्स लिए या एविडेंसेस लिए या सुने एक पार्टी के, दूसरी पार्टी के सुने ही नहीं। तो ये क्या है कि आपने मेरिट्स पे जजमेंट नहीं दिया, एक को सुना दूसरे को सुना नहीं। नेचुरल जस्टिस का मतलब क्या है, ऑडी अल्ट्रम पार्टम, एक पार्टी को आपने हक दिया अपने एविडेंसेस पेश करने का, दूसरी पार्टी को आपने हक ही नहीं दिया एविडेंसेस पेश करने का, ठीक है। अब आता है इनकरेक्ट व्यू ऑफ इंटरनेशनल लॉ। इनकरेक्ट व्यू ऑफ इंटरनेशनल लॉ का क्या मतलब है कि आपने जो इंटरनेशनल लॉ जो अप्लाई करना था, जो लॉ, उसका एक इनकरेक्ट व्यू लेके, अपना एक इनकरेक्ट व्यू लेके डाइवोर्स दे दिया, आपने डाइवोर्स दे दिया। इनकरेक्ट व्यू ऑफ इंटरनेशनल लॉ कि अगर कोई इंडिया का कोई सिटीजन है और अगर आपकी कंट्री में रह रहा है तो आपको जिस तरीके से डाइवोर्स देना था, आपने वो तरीका ना अपना के अपना कोई तरीका अपनाया और उस तरीके से डाइवोर्स दे दिया आपने, तो ये भी हो गया इनकरेक्ट व्यू ऑफ इंटरनेशनल लॉ ले लिया। या फिर फ्रॉड का ये मतलब है, यहां पे एक एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहूंगा फ्रॉड में आप लोगों को। मान के चलिए जब डब्ल्यू ने एच के खिलाफ एक सूट फाइल किया था डाइवोर्स का, एक सूट फाइल किया था डाइवोर्स का, मान के चलिए उस टाइम एच मान सकते हैं एच वहां पे रह नहीं रहा था, एच कहीं और गया हुआ था या इंडिया आया हुआ था, तो फॉरेन कोर्ट ने उसके खिलाफ समन निकाला होगा, समन दिया होगा एच को, जिसे डब्ल्यू ने फ्रॉड्यूलेंटली सप्रेस कर लिया, एच तक कभी पहुंचने ही नहीं दिया और डब्ल्यू ने एक्स पार्टी प्रोसीडिंग्स, सिंगल पार्टी के साथ फॉरेन जजमेंट, फॉरेन कोर्ट में एक फॉरेन जजमेंट ले लिया डाइवोर्स का। तो उसने गलती करी ना, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो कि आपने जजमेंट फ्रॉड से अपनाया, तो ये भी नहीं हो सकता, ठीक है जी, आपने फ्रॉड से लिया है जजमेंट। अब अगर वो फ्रॉड से नहीं है तो एच ये भी प्रूव नहीं कर पाया।
ब्रीच ऑफ एनी इंडियन लॉ, ब्रीच ऑफ एनी इंडियन लॉ। अब एच प्रूव कर सकता है कि हमारे ऊपर हिंदू मैरिज एक्ट अप्लाई होता था, जिसके सेक्शन 13 के हिसाब से हम पे डाइवोर्स होता। मगर कोर्ट ने क्या करा, कोर्ट ने सेक्शन 13 को अप्लाई ना करके कोई और से एक्ट से या किसी और तरीके से डाइवोर्स दिया है, तो उन्होंने ब्रीच ऑफ एनी इंडियन लॉ है। अब अगर एच को कंक्लूसिव प्रिजम्पशन के अगेंस्ट रेज करना है, तो ये या तो ए बी सी डी ई एफ इसमें से कोई भी पॉइंट अगर वो प्रूव करे, तब जाके कोर्ट उस फॉरेन जजमेंट को कंक्लूसिव प्रिजम्पशन नहीं रेज करेगा उसके आगे, कि भाई कोर्ट ये कहेगा द फॉरेन जजमेंट इज नॉट कंक्लूसिव प्रूफ, फॉरेन जजमेंट इज नॉट कंक्लूसिव प्रूफ, अगर ये एक भी पॉइंट अगर प्रूव कर दे वो। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। तो मान के चलिए ये तो थी सेक्शन 13 और 14 की बात। एक चीज बता देता हूं कि जैसे सबसे पहले आपको सर्टिफाइड कॉपी पेश करनी पड़ेगी, सर्टिफाइड कॉपी के साथ आपको प्रॉपर अथॉरिटी पेश करनी पड़ेगी कि वो जो आपने फॉरेन जजमेंट है आपका वो प्रॉपर अथॉरिटी से और कॉम्पिटेंट कोर्ट, कॉम्पिटेंट ज्यूरिसडिक्शन या कोर्ट से वो फॉरेन जजमेंट है। तब जाके कोर्ट ये मानता है, कोर्ट क्या कंसीडर करता है आपके फॉरेन जजमेंट को, रेज एज अ कंक्लूसिव प्रूफ, कंक्लूसिव प्रूफ। अब दूसरी चीज जो इसके अंदर हम पढ़ते हैं, लेट्स सी, दूसरी चीज होती है जो फॉरेन जजमेंट्स होते हैं, वो दो तरीके की डिग्री आती है। एक तो होती है नॉर्मल डिग्री जो कि डाइवोर्स हो गई या हो गई, एक तो होती है नॉर्मल मतलब अदर तरीके की नॉर्मल, एक होती है मनी डिग्री जो कि हम पढ़ेंगे 44A के अंदर। व्हाट 44A इज सेइंग, मान के चलिए कोई, जैसे कि मान के चलिए कोई ए है, ठीक है। अब बी ने उसके अगेंस्ट एक फॉरेन जजमेंट लिया है, मान के चलिए 50 करोड़ रुपए का एक फॉरेन जजमेंट है, 50 करोड़ रुपए ए ने बी को देने हैं। मान के चलिए उसकी जो प्रॉपर्टी फॉरेन में थी, यूएस में थी, उसकी प्रॉपर्टी केवल 20 करोड़ की प्रॉपर्टी थी, बाकी उसकी जो 30 करोड़ की प्रॉपर्टी थी वो इंडिया के अंदर थी। मान के चलिए एक मुंबई में थी और एक गोवा में थी, ठीक है जी। अब क्या करता है बी को दो चीजें पेश करनी पड़ेंगी। जब वो इंडिया के अंदर आएगा तो सबसे पहले तो उसे सर्टिफाइड कॉपी ऑफ फॉरेन जजमेंट पेश करनी पड़ेगी, जैसे कि ठीक है कि भाई उसके फेवर में जजमेंट आया हुआ है। और दूसरी चीज कि एग्जीक्यूट, सर्टिफाइड कॉपी ऑफ एग्जीक्यूटिंग, कि कितना आपने एग्जीक्यूट करवा लिया है। 20 करोड़ तो उसने वहां से ले लिया है, अब बचा कितना, 30 करोड़, इसकी भी एक कॉपी देनी पड़ेगी उसे कि कितना आपने एग्जीक्यूट करवा लिया है, कितना नहीं। ठीक है, अब मान के चलिए जब वो इंडिया में आएगा तो कौन से कोर्ट में जाएगा, वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। ठीक है, एक चीज और है, जो वहां का सुपीरियर कोर्ट होगा, सुपीरियर कोर्ट, उसकी वैल्यू कौन सी होती है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जितनी होनी चाहिए जहां से आप लेके आए हैं अपना जजमेंट। ठीक है जी, ये वाली बात भी आपने समझी। आपने क्या क्या पेश करा इंडियन कोर्ट में, एक तो फॉरेन जजमेंट की कॉपी, एक कितना आपने एग्जीक्यूट करवा लिया, कितना आपने 50 करोड़ में से कितना आपने एग्जीक्यूट करवा लिया और कितना बचा है उसकी। तो 44A ये बात करता है। इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट आता है रेसिप्रोकेटरी टेरिटरी। रेसिप्रोकेटरी टेरिटरी कंट्री वो होती हैं, जैसे इंडिया ने यूएस के साथ एक रेसिप्रोकेटरी टेरिटरी है। मान के चलिए इंडिया ये कहता है कि आपके जजमेंट्स को मैं एग्जीक्यूट कर दूंगा, मेरे जजमेंट्स को आप एग्जीक्यूट कर दीजिएगा। ठीक है, इन्हें कहते हैं हम रेसिप्रोकेटरी टेरिटरी। के यूएस में अगर कोई जजमेंट डिसाइड हुआ है तो इंडियन कोर्ट्स उसे अपने यहां एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब जैसे 30 करोड़ की प्रॉपर्टी है, 30 करोड़ की प्रॉपर्टी है, तो एक एग्जीक्यूटिंग सर्टिफिकेट होगा, उसके बाद एक फॉरेन जजमेंट का सर्टिफिकेट होगा, तो ही इंडियन कोर्ट वो जो 30 करोड़ है वो यहां पे एग्जीक्यूट करवा देंगे। जैसे ही वो बंदा इंडियन कोर्ट में अपना मैटर डालेगा, मैटर डालने के बाद कहेगा मेरे 30 करोड़ और मुझे चाहिए, आप यहां से एग्जीक्यूट करवा दे, तो हो जाएगा। तो दिस वाज लाइक, तो हमने फॉरेन कोर्ट और फॉरेन जजमेंट को समझा, 44A को भी समझने की कोशिश करी। सो फॉर मोर वीडियोस डू फॉलो मी।